बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो काम है वो है चैप्टर नंबर 1 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमारा काम है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन्हें कहा जाता है? सबसे पहले तो इस बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी मसावात को कहा जाता है कि जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा ताकत 2 होती है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, मैंने लिखा 7x² + 5x + 2 = 0। आपने देखा यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और इसकी बड़ी से बड़ी ताकत 2 है। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल मिल गई। किस चीज की एग्जांपल मिली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल मिली। मैंने ये बात कही थी x की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 हो तो यहाँ पर 2 है। इसी तरह से आप ये देखिए -3x² + 9 = 0। ये जो इक्वेशन है, अगरचे इसमें x वाली टर्म नहीं है, वो रकम नहीं जिसमें x की पावर 1 है, लेकिन ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स, से हमें ये बात पता चली कि वो तमाम की तमाम मसावातें जिनमें x यानी कि वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर 2 हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। हाँ, एक शर्त के साथ। वो शर्त ये कि ये देखिए, x² का जो साथ कोफिशिएंट होता है ना, जैसे यहाँ पर पहली इक्वेशन में 7 है और दूसरी इक्वेशन में वो -3 है, ये 0 नहीं होने चाहिए। 0 के अलावा कोई भी टर्म हो, कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, 1 2 3 etc। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, आप ये देखिए, x² के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है 7, इसी तरह x के साथ भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 5, जबकि तीसरी वैल्यू एक कांस्टेंट है 2। अब आपने यहां पर क्या देखना है? आपने यहां पर ये देखना है कि 2, 5 और 7। अगर मैं नीचे वाली एग्जांपल को शुरू में रेस करूं, आपको यहां पर एक चीज बोलता हूं, ये देखिए 7, 5 एंड 2 व्हाट आर दीज? ये तीनों की तीनों तो आपके पास मुस्तकिल मिकदारें हैं, कांस्टेंट्स हैं। 7, 5 और 2, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट किन्हें कहा जाता है? कांस्टेंट उन तमाम वैल्यूज को कहा जाता है जो फिक्स रहती हैं, जो चेंज नहीं होती। अब जैसे एक बच्चे के पास 5 रुपए हैं, वो पड़े पड़े खुद से 10, 20, 100, 1000 तो नहीं होंगे, वो 5 के 5 रहेंगे, अनलेस उसने खो ना दिए हों या खर्च ना लिए हों। इसी तरह से वो तमाम की तमाम वैल्यूज, वो 1000 हो, 5000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या -50,000, कुछ भी रकम हो, फिक्स वैल्यूज आर नोन एज कांस्टेंट वैल्यूज। तो हम इनको कांस्टेंट मिकदारें कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर ये कांस्टेंट्स हैं तो 7, 5 और 2 में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देते हैं। इनके नाम याद रखने में आसानी कैसे होगी? देखिए, x² के साथ 7 है, 7 है, तो आप बोलेंगे 7 क्या है? x² के साथ है, ये मुस्तकिल मिकदार है, कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको बोलेंगे 7 चूंकि x² के साथ आ रहा है, इस वजह से ये कोएफिशिएंट है, ये अददी सर है। किसका? ये x² का अददी सर है। अब उसके बाद चलते हैं 5 पर। 5 किसके साथ आ रहा है? 5 तो x की पावर 1 के साथ आ रहा है, लिहाजा 5 जो है ये कोएफिशिएंट है। किसका ये कोएफिशिएंट है? ये कोएफिशिएंट है x का। इसके बाद 2 है, 2 के साथ तो x है ही नहीं, लिहाजा 2 को हम सिंपल कांस्टेंट बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, तो यूं आपने इसको जहन में रख लेना है कि x² के साथ जो नंबर आपको यहां, चूंकि अभी छोटी क्लास है तो आपको तो नंबर ही न मिलेगा, तो x² के साथ जो नंबर आपको मल्टीप्लाई होता नजर आएगा वो x² का कोएफिशिएंट होगा। इसी तरह x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर x का कोएफिशिएंट होगा और आखिर में आपको कांस्टेंट नजर आएगा। जिसके साथ x ना होगा उसको हम सिंपल कांस्टेंट का कांस्टेंट ही नाम देंगे। स्टूडेंट्स, इसकी अब स्टैंडर्ड फॉर्म पर चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ax² + bx + c = 0। ax² का यहां पर कोएफिशिएंट है, bx का कोएफिशिएंट है और c तो कांस्टेंट वैल्यू है। जबकि यहां पर x² का कोएफिशिएंट जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया, ये देखिए, इन केस अगर मैं a को 0 रख दूं तो 0x² + bx + c = 0 आ जाएगा। और 0x² को आप जानते हैं ना, 0 तो मल्टीप्लाई x² के साथ होगा, उसको भी 0 कर देगा, तो यहां पर बच जाएगा bx + c = 0।
यानी कि bx प्लस सी बच जाएगा। और तो ये एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें x की बड़ी से बड़ी पावर 1 होगी। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वो लीनियर इक्वेशन होगी, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ एक किसी भी सूरत में यानी कि एक्स स्क्वायर का अददी सर कोएफिशिएंट किसी भी सूरत में जीरो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सवाल ये अराइज होता है, ये सवाल पैदा होता है कि क्या b जीरो हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर मैं b को जीरो पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में तो आएगा ax स्क्वायर प्लस b की जगह पे तो जीरो आ जाएगा, 0x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जवाब आएगा ax स्क्वायर, 0x और 0 इसको छोड़ दिया प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें x की पावर 2 के बाद अगली टर्म जो है वो डायरेक्ट कांस्टेंट आ गई, x वाली टर्म नहीं आई दरमियान में। तो हम ऐसी इक्वेशन को बोल लेंगे ये प्योर यानी कि खालिस दो दर्जी मसावात है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स ये था रफ सा इंट्रोडक्शन के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, 1.1 एक्सरसाइज में हम इसको फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है आपके पास 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8। x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल 8। तो वो कहता है कि इसको आप फैक्टराइज करें, आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सा काम है। हम लोगों ने आप में से फर्ज किया कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है, अगरचे ये काम आप 8, 9, 10 से शुरू कर चुके हैं। दोबारा से आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को तफसील से समझ लें और फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बाद में चंदा मुश्किल नहीं रहेगी। अब ये देखिए, इसको सबसे पहले हल करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8। स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बोली थी a स्क्वायर प्लस x प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहां पर तो कांस्टेंट भी इधर सब कुछ एक तरफ होता है, यहां पर 8 इक्वल के दूसरी तरफ है, तो सबसे पहले 8 को यहां पर ले आए। आपने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 7x, 8 प्लस हो रहा था यहां पर आकर माइनस हो गया। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के लिए इन 3 रकमों को आपने 4 रकमों में बदलना है। आपने इनको 4 में चेंज करना है। उसका तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है? अब उसका तरीका ये है, आपने देखना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ जैसे x का कोएफिशिएंट 7 है, कांस्टेंट 8 है, तो x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात अब आपने जहन में रखनी है, अगर साथ कुछ नजर ना आ रहा हो तो 1 तो होगा। आपने करना ये है, इस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट, इसकी अददी सर 1 को मुस्तकिल मिकदार 8 के साथ ज़रब दे दी। हर सवाल में यही करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जवाब क्या आया हमारे पास? 8 आ गया। अब हम लोगों ने 8 आ गया है, आपने क्या करना है, आपने x स्क्वायर माइनस 8 को वैसे का वैसे ही रखा, दरमियान वाली टर्म को, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। इसकी जगह पर 2 ऐसी टर्म्स लिखने हैं कि जिनके कोएफिशिएंट, जिनके जो नंबर हो ना, उनको जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की प्रोडक्ट का जवाब आए। जैसे यहां पर 8 1 8 है, तो इसकी जगह पे भी 2 ऐसे नंबर लिखने हैं कि जिनको ज़रब दें तो उनकी हासिल ज़रब 8 आए, और जब उनको मिलाएं या निकाल लें तो 7 आए। मिलाएं या निकाल लें तो 7 आए। ये 2 स्टेप्स हो गए। पहले स्टेप में मैंने क्या बोला है आपको, स्टेप नंबर 1 में बोला दरमियान में ऐसी आप लोगों को 2 टर्म्स चाहिए जिनके कोएफिशिएंट्स की प्रोडक्ट क्या हो, जो कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की प्रोडक्ट हो, यानी कि उसका जवाब भी 8 आए। अब मैंने 7 की जगह पर 8 लिखना, उसका तरीका ये है,
मुझे हासिल ज़रब में ये चाहिए 8, तो मैंने इसको यूं हल किया, मैंने लिख लिया 8 और 8 के मैं फैक्टर बनाऊंगा। 8 के मैं फैक्टर बनाने लगा हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स लेने हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं लेने। तो मैं शुरू करता हूं 1 से। 1 ज़रब 8, तो 8 1 8 आता है। स्टूडेंट्स ये देखें, 8 के 2 फैक्टर में मुझे मिले। पहला फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है 8। अब आप ये देखिए 8 और 1 2 फैक्टर है, इन दोनों को पहले मैं मिला लेता हूं। इनको मिलाने का मतलब होता है दोनों को अगर जमा करना तो दोनों को प्लस करें, माइनस करना तो दोनों को माइनस करें। ये देखिए दोनों के साथ माइनस लगाए, यानी कि 8 जमा 1, 8 में 1 मिला लूंगा वो तो 9 आ जाएगा मेरे पास। जमा में जमा का 9 और माइनस में माइनस का 9, इसका मतलब मिलाने पे तो मुझे 9 मिल रहा है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जमा का 7 चाहिए। इसका मतलब है इनको मिलाना नहीं चाहिए, बल्कि इनको आप निकाल के देख लेते हैं। तो 8 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 7। मुझे यहां पर भी क्या चाहिए, 7, लेकिन कौन सा 7, प्लस का। देखिए स्टूडेंट, जब मैं बात निकालने की करूंगा तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। सवाल ये आपने प्लस किसके साथ लगाना है निकालने में, आपने प्लस, देखिए अगर तो आपको यहां पर रिक्वायर्ड प्लस लिखा हो तो आपने बड़ी रकम के साथ प्लस लगा देना है, अगर यहां पर माइनस लिखा हो तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देना है। तो यहां पर देखें 7 की जगह पर आ जाएगा +8 - 1, यहां पर आएगा +8x - 1x। अब 1 यहां पर लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट इस स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इस स्टेप में हम लोगों ने ये किया कि पहली और ऊपर वाले स्टेप में हम ये बात जान चुके थे, x का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट 8 है, 8 1s are 8। तो दरमियान में हम लोगों ने 2 ऐसे मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक किया, 2 ऐसी टर्म्स लिखी कि उनकी प्रोडक्ट भी 8 आए, जो इसका प्रोडक्ट आए वही इसकी दरमियान वाली मिडिल टर्म्स की जगह पर ऐसी 2 टर्म्स लिखनी है कि उनके कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट भी वही आए जो कि x स्क्वायर के और कांस्टेंट की प्रोडक्ट होती है। पहले नंबर पे तो आपने ये किया, दूसरे नंबर पे आपने ये किया, और ये नंबर, ये जो आपके पास दरमियान वाली 2 टर्म्स हों उसके कोफिशिएंट्स, उसकी अददी सर ऐसे हों कि जब आप उनको मिलाएं या निकालें तो ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली रकम बने। अब आखिर में स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बन चुकी हैं 4। अब आपकी फैक्टराइजेशन, अगर 2 स्टेप्स ठीक हो गए, मल्टीप्लाई भी इनका आ रहा है और इनको प्लस माइनस करें ऊपर वाली वो रकम भी आ रही है, इसके बावजूद आपका सवाल गलत हो सकता है अगर आपने तीसरी चीज जो अब मैं बोलने लगा हूं ये जहन में ना रखी। वो ये है, आपने देखना है कि इनके साइन कैसे हैं। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 टर्म्स हैं, पहले 2 प्लस के हैं और अगली 2 टर्म्स माइनस की हैं। तो स्टूडेंट्स यही बात आपने जहन में रखनी है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल रकमें 4 होंगी। या तो चारों के चारों प्लस वाले साइन रखते हो, या चारों के चारों माइनस वाले साइन रखते हो, या कोई से 2 प्लस हो और कोई से 2 माइनस हो। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉम्बिनेशन इस तरह की चीज बन रही है। मतलब ये जो आपको बॉटम लाइन है इसकी, जो चीज आपने जहन में रखनी है कि ये अलामतें जो हैं ये इवन नंबर में होनी चाहिए। प्लस है तो चारों प्लस, 4 इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। इसी तरह चारों माइनस, ये भी इवन नंबर है। जब मैं 2 प्लस की बात कर रहा हूं तो 2 ही माइनस की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर प्लस 2 आपके पास टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स प्लस में तो 2 ही माइनस में हो। ऐसा ना हो कि एक टर्म प्लस की हो और 3 माइनस की हो। 3 ऑड नंबर है आपके पास, यहां पर ऑड नंबर के साइन नहीं आने चाहिए। या 3 प्लस के हो और 1 माइनस का हो, यह भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जहन में क्या चीज आपने रखनी है, 4 टर्म्स या तो चारों प्लस की या चारों माइनस की, या कोई सी 2 टर्म्स प्लस की और 2 माइनस की हो। तो इसके बाद अब आगे क्या करना है, इसके बाद आगे आप लोगों ने ये करना है कि पहली 2 टर्म्स में कॉमन देखना है क्या है।
पहली टर्म है x की पावर 2, दूसरी टर्म है 8x यानी कि x की पावर 1। कॉमन हम लेंगे छोटी वाली पावर को, तो छोटी ताकत है x की पावर 1, उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब ये है डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर को ऊपर रखूंगा और पहली टर्म तो x स्क्वायर है ना, x को कॉमन लिया यानी कि x पे डिवाइड किया। x की पावर 1 x की पावर 2 से कट गई तो बाकी कितनी बची, x की पावर 1। शाबाश, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। अब स्टूडेंट उसके बाद 8x है, 8x को आपने ऊपर रखा और किस पे डिवाइड करना है, x पर, तो x से कट गया और पीछे क्या बचा, 8 बचा, तो यहां पर आ गया x जमा 8। स्टूडेंट्स अब ये देखिए अगली जो दोनों टर्म्स हैं उनके साथ तो माइनस है, लिहाजा आप माइनस को कॉमन ले लें और यहां पर 1x और वहां पर 8 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं सवाए 1 के, यानी कि अगर आपको कुछ भी कॉमन नजर ना आ रहा हो तो आप 1 को कॉमन ले लें। तो यहां पर 1 कॉमन आ गया, क्योंकि आप किसी भी रकम को 1 पे डिवाइड करें, जैसे ये है ना x 1x, आप 1x का मतलब x, आप x को 1 पे डिवाइड करें वही जवाब दोबारा आ जाएगा, आप 8 को 1 पे डिवाइड करें वही जवाब दोबारा आ जाएगा। लिहाजा जब आपको कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन नजर ना आए आप 1 को कॉमन ले लें। अब आपने क्या किया, 1x को 1 पे डिवाइड किया, x आ गया, माइनस कॉमन लिया हुआ था इस वजह से ये प्लस का x बना। इसी तरह ये -8 है, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस, 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा से 8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद ये देखिए आपके पास ये पहली टर्म बन गई अब, और अब ये दूसरी टर्म बन गई कॉमन लेने के बाद। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ब्रैकेट वाला हिस्सा। और अगर आप जांचना चाहते हैं, आप परखना चाहते हैं कि आपका काम दुरुस्त है या गलत है, आप क्या कीजिए, आप यहां पर देखें क्या ये जो ब्रैकेट और इसके अंदर वाली रकमें हैं क्या ये सेम है, इनके साइन भी सेम है। अगर सब कुछ सेम हो तो आप दुरुस्त कर रहे हैं, वरना आप गलत कर रहे हैं। ये देखें x + 8, यहां पर भी x + 8 है, इसका मतलब है हम दुरुस्त कर रहे हैं, और यही ब्रैकेट वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है। अब मैं x + 8 को कॉमन ले लेता हूं। जब मैं x जमा 8 को कॉमन लूंगा, स्टूडेंट्स कॉमन लेने का मतलब फिर डिवाइड, यानी कि x जमा 8 को ऊपर रखा, x जमा 8 को ऊपर रखा और x जमा 8 पर काट दिया, x जमा 8 से कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, x बच गया। इसी तरह से जब इसको ऊपर रखेंगे x जमा 8 फिर कट जाएगा, अब क्या बचेगा, -1, यहां पर बचेगा -1, और इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आखिर में स्टूडेंट्स आप क्या करें, देखें दो रकमें ज़रब होकर जवाब 0 दे रही हैं। आपने क्या करना है, आपने ये देखिए अब एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे पहली रकम है 7 और दूसरी रकम है 4। अब 7 ज़रब 4, इसका जवाब 0 आ सकता है, इसका जवाब तो 28 आएगा, 28 आएगा, ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 कब आता है, जब दो रकमें, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो तो उनकी प्रोडक्ट 0 कब होती है। तो इसका जवाब ये है जब या तो पहला नंबर 0 हो, कम से कम अगर मैं 7 की जगह पर 0 इन प्लेस कर दूं, 0 4 0 आ जाएगा, या तो पहला नंबर 0 हो या फिर पहला नंबर तो नॉन 0 हो, दूसरा नंबर 0 हो। कम से कम स्टूडेंट्स ये चीज पॉसिबल होती है, या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा नंबर 0 हो, दोनों भी 0 हो सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन आपने ये लिखना या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा। तो मैं यहां पे भी यही कह देता हूं, इनके प्रोडक्ट 0 दे रही है, या तो पहला नंबर, पहला फैक्टर x - 1 0 है, या फिर दूसरा फैक्टर x + 8 0 है। x के साथ 1 माइनस हो रहा है तो वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x = 1 आ जाएगा, x के साथ 8 प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस आ जाएगा। लिहाजा आपके पास जवाब क्या आ गया, आपके पास जवाब आया सॉल्यूशन सेट का एक है 1 और दूसरा है -8, 1 और -8। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास इस सवाल का, पहले सवाल का जवाब है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बहुत तफसील से जानना फैक्टराइज में प्रोडक्ट कैसे लेनी है, फिर उसके फैक्टर कैसे बनाने हैं, फिर जब ब्रैकेट आएगी कॉमन देखना है, और आखिर में इनको 0 रखना है।